गली गली भय से कांपी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों की थी गुलामी, पर तुमने जब अलख जगाई, गोरी नस्लें कांपी। बिन हथियार लड़े हो, फिर भी हार गया शैतान। हे बापू, तुमको मेरा प्रणाम। हे बापू, तुमको मेरा प्रणाम। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन जबकि 150वीं जयंती को समारोह के रूप में मना रहा है पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की, तो ये पंक्तियाँ मुझे समीचीन प्रकट होती हैं और प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों को भगाया। केवल ऐसा नहीं है, कई बुराइयों को मिटाने का उन्होंने संकल्प लिया, तभी हम स्वच्छ भारत की बात आज कर पाते हैं। आज हम लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी इस पर एक वेबिनार आयोजित करने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली की ओर से मैं डॉक्टर मंजुल मटपाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री त्रिभुवन प्रकाश आर्य जी, आदरणीय उपप्राचार्य महोदया श्रीमती आशा पंत जी एवं इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी विशिष्ट प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आज के मुख्य वक्ता, जो कि हमारे आज के अतिथि वक्ता भी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज बंगोड़ा अल्मोड़ा के राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता श्री नरेंद्र सिंह चौहान जी हैं। सर्वप्रथम हम उनको सुनेंगे और उसके बाद क्रमशः केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी में कार्यरत पीजीटी ज्योग्राफी श्री विकास सुनार जी, उसके उपरांत श्रीमती पुष्पा जोशी टीजीटी एसएसटी, श्रीमती शर्मिला त्रिपाठी टीजीटी एसएसटी, श्री नारायण दत्त शर्मा जी टीजीटी एसएसटी, सुश्री स्नेहिल यादव टीजीटी साइंस और इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती मनप्रीत कौर को भी सुनेंगे। और इन विचारों को सुनने के बाद कोशिश करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो अमूल्य विचार हैं, उन्हें हम अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और किस तरह से उन्हें अपने जीवन में हम अपनाते हैं। तो इसी को लेकर आज की ये वेबिनार है और इसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आज के इस वेबिनार का टॉपिक है लाइफ एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी का जीवन और उनकी शिक्षा 21वीं सदी में ये किस प्रकार प्रासंगिक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो एक असाधारण व्यक्तित्व है, जिसे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजा जाता है या पूरे विश्व में उनके इस प्रेरणादायी जीवन को समझने का प्रयास किया जाता है, अपनाने का प्रयास किया जाता है और उनसे प्रेरणा पाकर अपने देश के नागरिकों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। गांधी जी एक आदर्शवादी व्यक्तित्व के धनी रहे। उन्होंने तमाम ऐसे विचार दिए जिनके बल पर हम एक सुदृढ़, एक विकसित, एक व्यापक और एक ये कहें कि विचारों से संपन्न, एक आदर्शवादी विचारों से संपन्न राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उनकी शिक्षाओं में से मैं अभी फ़िलहाल 3 शिक्षाओं पर विशेष रूप से उनकी बात करूंगा, जिन्हें आज के इस दौर में भी प्रासंगिक माना जाता है
और ये 3 बातों के बल पर हम अपने राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र को और उन्हें ये कहें कि एक प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, ताकि वे राष्ट्र के निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें और वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें। तो इनमें वो 3 बातें क्या थी, वो 3 सिद्धांत कौन से थे? पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्य के बारे में बात की कि आखिर सत्य क्या है। सत्य से तात्पर्य उनका ये था कि सत्य हमारे आत्मा में या हमारी जो आत्मा है वो जो कुछ भी कहती है वह सत्य है। यानी कि वो सत्य को ही ईश्वर मानते थे। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य यह था कि हो सकता है कि जो मेरे लिए सत्य है वह दूसरे के लिए सत्य ना हो, लेकिन एक चरम सत्य भी होगा जिसे हम सत्य के द्वारा ही खोज सकते हैं या सत्य के बल पर आगे बढ़कर ही खोज सकते हैं। वह सत्य क्या होगा? वह सत्य हमारे अस्तित्व के केंद्र में होगा, जिसके बल पर आप हमेशा जो है दूसरों के लिए अच्छा सोचने का प्रयास करेंगे, दूसरों के लिए बेहतर सोचने का प्रयास करेंगे, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे, जिसे उन्होंने सत्य के लिए एक सद्गुण के रूप में उन्हें स्वीकार किया। यानी कि मनुष्य में जो कुछ भी सद्गुण के रूप में है वह सब कुछ सत्य है। उन्होंने इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने दूसरी बात बताई अहिंसा के बारे में। उन्होंने कहा कि अहिंसा सत्य को खोजने का मार्ग है, यानी कि सत्य की प्राप्ति ही अहिंसा के द्वारा होती है। अहिंसा में 2 बातें हैं, एक है प्रेम और दूसरी त्याग। जब आप दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं तो वहाँ पर आपका सम्मान जो है वह एक प्रेम की भावना के रूप में प्रतिकर्षित होता है, जिसे उन्होंने अहिंसा का एक गुण माना। साथ ही उन्होंने बताया कि अहिंसा के दूसरे जो गुण है वो है त्याग। जैसे आप कभी दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो कई बार आपको यहाँ पर जो सहायता है वो एक त्याग की भावना का जन्म लेती है, जिसे उन्होंने अहिंसा कहा। उन्होंने कहा कि हमें मन, वचन और कर्म तीनों में ही हमेशा क्या करना चाहिए, इन तीनों में ही हमें यहाँ पर हमेशा जो है अहिंसा की भावना को अपनाना चाहिए, जिससे हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही वह कही सत्याग्रह की बात, यानी कि सत्य के लिए आग्रह की बात कही। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप जब कभी बुराई के प्रति लड़ रहे होते हैं तो आपको उसमें तमाम तरह के कष्ट मिलते हैं, तमाम तरह की यातनाएं मिलती हैं, किंतु आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बल्कि उसका सामना करने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा को इतना मजबूत करना होगा कि एक न एक दिन आपको यह अपने अंदर विश्वास रखना होगा, भले ही इस बुराई का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आप उस बुराई के प्रति संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन उस बुराई को अपनाने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं, बल्कि अपितु आप उसके प्रति प्रेम रखेंगे। तभी आप उसके प्रति यानी सत्य के प्रति आग्रह रख पाएंगे और एक न एक दिन आप उसमें ज़रूर सफल हो जाएंगे। यह कोई एक कहावत नहीं है, इसे गांधी जी ने चरितार्थ करके दिखाया राष्ट्रीय आंदोलन में। आपने देखा होगा जब गांधी जी 1914 के बाद 1915 भारत लौटे तो उन्होंने तमाम तरह के राष्ट्रीय आंदोलनों में अपनी अहम भूमिका निभाई, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, या उसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें अपनी उन्होंने निभाई, जिसके बल पर हम भारत को आज़ाद करा पाए। तो ये सारे के सारे इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित थे, जिनके बल पर भारत आज़ाद हो पाया। सत्याग्रह के संदर्भ में ही गांधी जी ने अपना एक कथन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, मुझे यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, किंतु आप मेरे विचारों को नष्ट नहीं कर सकते या मेरे विचारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। तो ये बात अपने आप में बहुत अधिक प्रेरणादायी है,
जिसमें वो खुद को कह रहे हैं कि मेरे विचार और मेरी अंतरात्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो तमाम यातनाओं को सहते हुए भी बिना किसी हिंसा के वो आपसे लड़ सकती है, वे अपने विचारों का सृजन कर सकती है, जिसके बल पर वह एक भव्य समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो यही अगर हम शिक्षा अपने नागरिकों को दे सके तो मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में हम महात्मा गांधी की जो 150वीं जो शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, वो जो है उसमें हम अपने नागरिकों तक इन बातों को ज़रूर पहुंचा सकते हैं और इसके बल पर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। उनकी और भी कई बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। जैसे वे कहते हैं श्रम के बारे में उनका बहुत सोचने का जो तरीका बिल्कुल अलग है। वो ये कहते हैं कि जितना महत्व एक वकील के श्रम का होता है उतना ही महत्व एक नाई के श्रम का भी होता है। हमें यह भी समझना होगा, यानी कि श्रम के महत्व को भी हमें समझना होगा। उनकी बहुत सी बातें हैं जो बहुत अधिक प्रेरणादायी हैं। उसमें से एक बात ये भी वो कहते हैं कि यदि आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको अपने खुद के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि आप यदि शांति के बारे में सोच रहे हैं, शांति की खोज कर रहे हैं, तो वो शांति आपको अपने अंदर से मिलेगी, ना कि बाहरी वातावरण से। इसलिए आपको अपने अंदर जो है अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा, आखिर आप क्या चाहते हैं, आप किस कार्य में आपको संतुष्टि मिल रही है, किस तरीके से आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। वह सत्य, जिस सत्य के मार्ग पर आप चल रहे होंगे तभी आपको उस कार्य में सफलता मिल सकती है और उसी के द्वारा आपको आपकी अंतरात्मा को जो है शांति मिल पाएगी। तो ये सारे विचार थे महात्मा गांधी जी के, जो बहुत अधिक प्रेरणादायी हैं और 21वीं सदी में भी ये विचार बिल्कुल प्रासंगिक हैं। आज के इस दौर में भले ही आप देखते हैं कि कोई भी आंदोलन जो होता है वो पहले सत्याग्रह से शुरू होता है लेकिन बाद में बहुत अधिक हिंसक हो जाता है। लेकिन आज के दौर में हमें ये बेहद ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आज भी हम गांधी जी के विचारों को अपनाएं तो इस हिंसक आंदोलन को भी हम अहिंसक आंदोलन में बदलकर सत्याग्रह के जो नियम था उसका पालन करके हम अपनी बातों को मनाने में सक्षम हो सकते हैं और अपने लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एवं केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी के प्रधानाचार्य श्री त्रिभुवन प्रकाश आर्य जी को एवं उप प्रधानाचार्य श्रीमती आशा पंत जी को एवं इस कार्यक्रम के संयोजक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजुल मटपाल जी को एवं श्रीमती मनप्रीत कौर जी को मेरा सादर प्रणाम कि आप सभी ने मुझे इस पात्र समझा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए हेतु आमंत्रित किया। इस हेतु मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं विकास सुनार केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी कैंट सेकंड शिफ्ट में पीजीटी ज्योग्राफी के पद पर कार्यरत शिक्षक हूं और महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय आरओ रीजनल ऑफिस देहरादून और केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी कैंट एक वेबिनार आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हमें महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ बातों को आप लोगों के साथ साझा करना है। महात्मा गांधी अपने आप में एक दर्शन है। महात्मा गांधी सिर्फ नाम ही नहीं है, एक दर्शन है। और अगर कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में उनके जीवन को पढ़ लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। चलिए आइए मैं भी एक किस्सा शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, ध्यान से सुनिएगा। जब महात्मा गांधी छोटे थे, यानी बच्चों जब आपकी उम्र के थे महात्मा गांधी, तब उनके साथ एक किस्सा हुआ कि जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने मित्रों के, अपने क्या बोलते हैं सहपाठियों के साथ कहीं ना कहीं कई बार ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो हमारे परिवार में अलाउ नहीं होता है या परिवार में उसकी सहमति नहीं होती है। ऐसा ही महात्मा गांधी के साथ हुआ था। महात्मा गांधी वैश्य परिवार से संबंधित थे, तो वहाँ पर उनके परिवार में जो उनकी माता थी, जो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं मांस का सेवन बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो ऐसा ही महात्मा गांधी के साथ किस्सा हुआ कि उनके दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने एक दिन मांस खा लिया। अब खा तो लिया, अब घर में कैसे इस चीज़ को बताएं।
महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया बताने के लिए अपने फादर से, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैंने इस चीज़ का सेवन किया। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि गलती तो कर दी, लेकिन आगे से ऐसी गलती ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे अपने माता पिता के सामने ये सच स्वीकार कर लेना चाहिए। और महात्मा गांधी अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा ही डरते थे, तो मुंह से बोलने की उतनी हिम्मत नहीं हुई। कई बार उन्होंने कोशिश भी की, प्रयास भी किया, प्रयास करने जगह गए तो पूरे पैर थर 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 काँपने लगे। तो लास्ट में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो एक चिट्ठी लिखेंगे पापा को और उसमें सारी बात लिख देंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया, तकिया के नीचे चिट्ठी रख दी। जब अगले दिन उनके पिताजी ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे का इस नैतिक मूल्य को, सच्चाई के मूल्य को देखकर वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। Hello everyone. Today I, Pushpa Joshi, is presenting a webinar which is conducted by KV Haldwani, First Shift. The topic for today's webinar is Life and Teachings of Mahatma Gandhi. As Mahatma Gandhi has rightly said, strength does not come from winning. Your struggles develop your strength. When you go through hardship and decide not to surrender, that is strength. Which means we need to work very, very hard in order to achieve success in our life. Gandhiji's heroic fight for the Indians in South Africa was well known. His novel method of agitation and protest based on truth and non-violence was known as Satyagraha. Without being aggressive, a Satyagraha could win the battle through non-violence. In 1916, Gandhiji travelled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against oppressive indigo planters. In 1916, Gandhiji supported the peasants in Kheda district of Gujarat who were suffering from shortage of food due to crop failure and advised them not to pay revenue till their demands of its remission was met. In 1918, Gandhiji went to Ahmedabad to organize a Satyagrahi movement amongst cotton mill workers. Along, he has initiated many more Satyagraha events in whole country, in which one famous was the Rowlatt Act of 1919, which was passed through the Imperial Legislative Council in spite of opposition of the Indian members. Rowlatt Act gave the government enormous power to repress political activities. According to this act, the political prisoners could be detained in prison for 2 years without any trial. Gandhiji decided to try to oppose it with Satyagraha. Satyagraha, the very powerful tool which was introduced by Gandhiji in India. On the basis of Satyagraha, Gandhiji tried to motivate masses, to initiate, to organize them in a better way in order to get freedom. The Rowlatt Act, 6th April 1919, which was observed as Satyagraha Day, when people all over the country observed fast and hartal. It was the first countrywide agitation by Gandhiji. It marked the foundation of non-cooperation movement. Another important satyagraha started by Mahatma Gandhi was the civil disobedience movement or the Salt March, which gave everyone a beautiful message that you are right, you have no need to be angry. When you are wrong, you have no right to be angry. Mahatma Gandhi found that salt was a powerful symbol that could unite the nation. He wrote a letter to Viceroy Irwin urging 11 demands, which included the demand to abolish the salt tax. The tax on salt and the government's policy over its production revealed the most cruel side of British rule. Irwin was not ready to talk upon the demands. Then Gandhiji took the decision to launch
this movement, the civil disobedience movement. Along with 78 followers, Gandhiji started his march from Sabarmati Ashram on 12th March 1930 for Dandi, the coastal town of Gujarat. On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the salt law. He manufactured salt by boiling seawater. This marked the beginning of the civil disobedience movement. At last, I would like to conclude by saying few lines rightly said by Mahatma Gandhi. Be the change you want to see in the world. Thank you. नमस्कार, आप सभी को, उपस्थित लोगों को नमस्कार। मुझे आज गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक वेबिनार में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ। गांधी जी के विषय में कितना भी कहा जाए कम है। गांधी दर्शन अपने आप में अनुकरणीय है। उनकी हर क्षेत्र में बताई गई बातें जीवन में अपनाने लायक हैं। बहुत सारी बातें बताई गई हैं। मैं आज आपको के साथ गांधी जी के जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विचार हैं या उनके आंदोलन से संबंधित जो सत्याग्रह आंदोलन है उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को, आज़ादी की लड़ाई को जिस तरीके से एक नया मोड़ दिया, जिस तरीके से उन्होंने उस आंदोलन को एक नया आयाम दिया, वह अपने आप में अद्वितीय है। गांधी जी के आने से पहले राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा सीमित थी। केवल शहरों तक वो आंदोलन, कुछ बड़े बुद्धिजीवी लोगों तक वो आंदोलन सीमित था। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को आम जनता तक से जोड़ा। गांधी जी ने इसमें को एक जन आंदोलन बना लिया, जिसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी गांधी जी की एक आवाज पर घर से बाहर निकल पड़ते थे। कैसे अंग्रेजों को की लाठी खाने पर या किसी भी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली प्रताड़ना को वो सहने को तैयार थे, और उन्होंने किस प्रकार इस आंदोलन में इस महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों को जोड़ा और इसको एक जन आंदोलन बनाया, इसके विषय में मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भागीदारी की। लेकिन इससे पहले उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और समस्याओं को देखा। उन्होंने देखा किस तरह से गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों से किस प्रकार लोग प्रताड़ित हैं। तो इसके लिए उन्होंने भारत में जो एक आंदोलन के लिए एक नया हथियार दिया, जिसने अंग्रेजों की जड़ों को पूरी तरीके से हिला दिया। ना तो उसमें कोई बंदूक उठाई गई, ना उसमें कोई हिंसा हुई, ना कोई खून खराबा हुआ, और गांधी जी ने केवल एक सत्याग्रह के हथियार से पूरे देश के लोगों को एकजुट कर लिया और इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अछूतोद्धार करके, अछूतों को भी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करके, अछूतोद्धार को करके उन्होंने लोगों को हरिजन नाम देकर, ईश्वर के पुत्र नाम देकर आम जनता के साथ जोड़ा, जो अभी तक देश में अलग थलग थे, और उनको भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। तो इन बातों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि गांधी जी की सोच, गांधी जी का दर्शन, गांधी जी के विचार, उनके जो काम करने का तरीका था वह कितना अद्वितीय था। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में आज़ादी की लड़ाई के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाए, चंपारण के नील के किसानों के लिए आंदोलन चलाया, खेड़ा के किसानों के लिए, अहमदाबाद के मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। और इन आंदोलनों के जरिए उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच के लिए डटे रहने से किस प्रकार हम सफलता पा सकते हैं। इसके बाद उनके द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति प्रदान करते हैं
और लोग कैसे उससे जुड़ते चले जाते हैं, कैसे आम जनता इन आंदोलनों का हिस्सा बनती चली गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों के ऊपर इतना दबाव पड़ा और वो अंत में भारत को आज़ाद करने पर मजबूर हुए। तो अपनी बात तो बहुत सारी है कहने के लिए, लेकिन मैं इतनी बातें कहकर इसको विराम देती हूँ। आशा है आपको ये बातें पसंद आएंगी। बाकी कभी फिर हमको अवसर मिलेगा तो हम और गांधी दर्शन के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। मैं एनडी शर्मा, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी, आपके सामने महात्मा गांधी के मेन लाइफ इवेंट्स और उनकी टीचिंग्स पे अपने विचार रखूँगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी and his teachings are tough to capture in the speech of 10 to 15 minutes, but I will try to conclude his main life events and some teachings in my speech. Mahatma Gandhi, as you know that, was a lawyer, political ethicist and anti-colonial nationalist, but above from all, he was a father of nation. He brought India to independence by using truth and non-violence. Gandhiji was born on October 2, 1869 in Porabandar, Gujarat. Mahatma Gandhi was brought up in Rajkot, where he did most of his studies. In 1888, Gandhiji went to London to pursue his degree in law. Later, in 1893, Gandhiji went to South Africa to work and found that there was a lot of prejudice towards Indians. That was the reason Gandhiji began protesting, and eventually he became an inspiring hero for millions. The three main qualities that define Gandhiji as a hero are his strong leadership qualities, simplicity, and bravery. Leadership was one of Gandhiji's heroic quality. He demonstrated leadership by encouraging people in his village to start using homespun clothing. Due to this, the poor people of the village get employment. There was also the growth in the village economy. Gandhiji also ended the issue of discrimination against untouchables. Gandhiji made the Hindus realize that what British people were doing to them is the same thing that they were doing to the untouchables. This made the Hindus realize that what they were doing to the untouchables. The Indian independence movement was the all-time heroic deed led by Gandhiji. The movement was accomplished in 1947 by Mahatma Gandhi. This movement took place because India was governed by the British and Gandhiji wanted India to become independent. Therefore, he showcased many outstanding leadership skills that made him a hero. Simplicity is the second most heroic quality that Gandhiji demonstrated. Gandhiji believed in living a simple life. He dressed like a poor person and he only wore clothes that were homespun, made out of khadi, that is cotton. He was also a man of truth because everything he did and said, he did it with truth. Gandhiji believed that simplicity and truth can make anyone a hero. Bravery is another quality that describes Gandhiji. He did many big things that show how brave he was. Gandhiji was also very brave to fight for his country on his own
and also to sacrifice himself. Many times he got beaten up by the British people, but he didn't say one word. He didn't execute any type of violent behavior towards them. This is because he was a strong believer in non-violence. Gandhiji showed bravery by doing what he believed was right. He believed that things can be done with love and not war, which definitely result in peace. He believed in his own principle for many years till he died, and he fought for India believing that the only way to end and hatred and war is through peace and love. For that reason, Gandhi is a true hero to all because of his bravery and what he did for India's independence. In conclusion, we can say that Gandhiji was an astonishing hero. He possessed countless qualities, many things that an ordinary person couldn't have had. He set several examples for our country to look up to and learn from. He fought for something that he believed in and he never gave up. Besides this, he lived in South Africa for around 21 years and learned a lot from there. He was also nominated 5 times for Nobel Peace Prize. This is all about his main life events. Now I will go through some teachings of Mahatma Gandhi. The teachings of Mahatma Gandhi is very helpful for kids. Live life to the fullest. In this age of technology, where everything moves at a fast pace, it's important that we make sure our children lead productive lives. We have to fill their days with interesting activities and make sure he spend some time in outdoor activities and indulge him in free play. Another teaching is always speak the truth. Teach your child that it's important to speak and stand for the truth, no matter the consequences are. Another teaching is let the change begin from you. We often like to complain about the system or the rules that we have to follow. But before changing the system, it's important that we see within ourselves and try to fix our faults. Self-realization is one of the ways to achieve success. Another teaching is believe in love. As a child grows up, he will come across many people from different backgrounds based on ethnicity, language, religion, and so on. So teach your child to love and respect each and every individual. Another Mahatma Gandhi's teaching is be positive. A positive attitude towards life is the key to achieving goals. And the teaching is learn to forgive. When one is wrong, it's natural to want to retaliate in kind. But teach your child that revenge or retaliation does not lead to happiness or peace. Tell him why it's important to learn to forgive. Even though Gandhiji suffered a lot under the British, instead of taking up arms against them, he chose the path of non-violence and came out as a winner.
The another important teaching is care for Mother Earth. Care for Mother Earth. Mahatma Gandhi was a great believer in the power of nature and Mother Earth. He believed that every individual should behave responsibly towards the environment to protect and nurture it. This is all about the main life events and main teachings of Mahatma Gandhi. Thank you very much. गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं स्नेहल यादव टीजीटी साइंस केवी हल्द्वानी कैंट शिफ्ट 2 आप सभी को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जैसे कि हम गांधी जी के बारे में बात करें, हमारे नेशनल लीडर, हमारे राष्ट्रपिता के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारे देश को एकजुट करके रखा और हमें स्वतंत्रता दिलवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे कि हम जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए, बहुत सारे मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए ताकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े रह सकें, जिसमें से एक बहुत अहम मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यह मूवमेंट 5 सितंबर 1920 में ऑर्गेनाइज हुआ गांधी जी के द्वारा। क्यों? ताकि हमें पूर्ण स्वराज मिल सके, हमें फुल इंडिपेंडेंस मिल सके अपनी, ताकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एकजुट खड़े रहें और स्वतंत्रता पा सके। ये जो मूवमेंट हुआ, इसका होने का क्या रीज़न रहा? सबसे बड़ा रीज़न जो था रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति देश के अगेंस्ट, राष्ट्र के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेता है तो बिना किसी सुनवाई के उसको सज़ा दे दी जाएगी। जिसकी प्रोटेस्ट में कई तादाद में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और आंदोलन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन जनरल डायर ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेकर क्रिएट किया और इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी वहाँ पर। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ, 1919 में हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। कॉपरेशन मूवमेंट में इंडियन गुड्स को बढ़ावा दिया गया, खादी को बढ़ावा दिया गया और जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको बॉयकॉट करने की कोशिश की गई। इसमें अनटचेबिलिटी को भी रिमूव करने की कोशिश की गई और इसके लिए कई बड़े बड़े लोगों ने अपने अवार्ड्स तक वापस कर दिए। फिर जो 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गांधी जी को लगा कि वॉयलेंस बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, जिसके वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। लेकिन 1930 और 1942 में उन्होंने इसी टाइप के 2 नए मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि क्या थे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें उन्होंने फिर से अहिंसा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरे देश को एकजुट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट था जो कि गांधी जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और देश को एकजुट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इस मूवमेंट को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्वतंत्रता में। गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सत्य और अहिंसा का साथ देना चाहिए, और जब भी राष्ट्र को हमारी ज़रूरत है तो हमें एकजुट होकर इस देश की एकता को बनाए रखते हुए अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते हम सब एकजुट होकर रहेंगे और अपनी देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी में सेकंड शिफ्ट में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस साल हम लोग महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस को मना रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी इस जन्म दिवस को मनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। चूँकि आजकल बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो ये पॉसिबल नहीं था कि स्कूल में इन कार्यक्रमों को मनाया जाए, इसलिए बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। मैं भी इसमें एक प्रतिभागी के रूप में भाग ले रही हूँ। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और पोरबंदर में,
और महात्मा गांधी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही अग्रणी, बहुत ही लीडिंग नेता के रूप में उन्होंने भाग लिया। महात्मा गांधी के जीवन से बहुत सारी, उनकी लाइफ से बहुत सारी शिक्षा हमें मिलती है। उनमें बहुत जो भी शिक्षाएं उनमें मिलती हैं, उनमें मैं एक दो पे आज प्रकाश डालना चाहूँगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने, मैं पता नहीं है मुझे, मैं जानती नहीं हूँ कि बच्चों ने महात्मा गांधी की के ऊपर जो पुस्तक है उनकी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ये किताब हमारी लाइब्रेरी में है। आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहूँगी, सारे बच्चे अब जब भी स्कूल खुलेंगे तो आप लोग ये किताब इशू करवाइए। महात्मा गांधी के जीवन से जो पहली और बड़ी सीख हमें ये मिलती है, सत्य। उन्होंने कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, बिना ये सोचे कि इसे बोलने के बाद क्या होगा, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे या क्या इससे हमें फ़ायदा या नुकसान होगा, वो सोचे बिना हम लोगों को सत्य की राह पर चलना चाहिए। एक छोटा सा इंसिडेंट है, शायद बहुत सारे बच्चों ने ये सुना भी होगा। महात्मा गांधी के स्कूल में, जब वो स्कूल में थे, महात्मा गांधी के स्कूल में एक इंस्पेक्शन था। स्कूल में जैसे हम लोगों के स्कूल्स में भी इंस्पेक्शन होते हैं, इंस्पेक्टिंग टीम आती है, तो हम लोग भी आप लोगों को बोलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट करने को बोलते हैं, बहुत सारे काम करने को बोलते हैं। तो जब प्रोजेक्ट था तो जो इंस्पेक्टिंग टीम थी, जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बच्चों को कुछ काम दिया, तो महात्मा गांधी ने कुछ गलत नोट किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन हम सब लोग भी इंसान हैं, टीचर भी इंसान ही होता है। तो महात्मा गांधी के जो टीचर थे, उन्होंने इशारे से उनको बताने की कोशिश की कि आप इसको, ये आपने गलत किया है, आप इसको सही कर लो। और या दूसरे, उन्होंने ये कहा कि आप जो बगल वाला जो आपका साथी है या जो विद्यार्थी है, उसकी आप नोटबुक से कॉपी कर लो। और महात्मा गांधी ने ये नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि जो मुझे आता है मैं उतना ही करूँगा, और मैं ना तो कॉपी करूँगा ना झूठ बोलूँगा। तो जब उनसे ये पूछा गया, उनके टीचर ने उनसे बाद में ये पूछा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगा ज़रूरी कि झूठ बोल के मैं मेरा छोटा सा फ़ायदा ज़रूर हो सकता था, लेकिन फिर मुझे ये आदत हो जाती झूठ बोलने की। और उन्होंने ये प्रैक्टिस की कि मुझे सच बोलना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हम सब लोग सच बोलते हैं या सच बोलेंगे, या पर मैं ये सिर्फ मेरा ये मानना है, ये कहना है कि जहाँ तक ज़रूरी, जब तक कि ज़रूरी ना हो, जहाँ तक कि किसी को नुकसान ना हो, आप लोगों को हमेशा सच बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी ये कोशिश करती हूँ, और भले ही अभी पूरी तरह उसमें मैं कामयाब नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं इम्पॉर्टेंट बात थी, वो थी डिग्निटी ऑफ लेबर। महात्मा गांधी ने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा था कि मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो एक भंगी का काम है। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे देश दुनिया में जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उसका काम जो है, या जो शूद्र होते हैं, या जिनका जो सफाई कर्मचारी हैं, या हमारे घरों में टॉयलेट साफ़ करने वाले हैं, उनका काम जो है वो सबसे निकृष्ट माना जाता है। तो उन्होंने ये कहा, महात्मा गांधी जब जेल में थे, तब उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जेलर से ये कहा, और उन्होंने ये वॉलंटरली उन्होंने मांगा कि मुझे भंगी का काम दिया जाए, सो दैट कि उनको वो ये अपने जीवन में उतार लेना चाहते थे कि भंगी का काम भी इम्पॉर्टेंट है।
एक ब्राह्मण का काम, एक शिक्षक का काम, एक उच्च जाति का का काम जो है वो एक भंगी कर सकता है, लेकिन एक शूद्र का काम करना बहुत ही बड़ा और बहुत ही, उसके बिना ना हम लोगों का गुजारा हो सकता है, ना हम लोगों की का ये देश, दुनिया या हमारा घर जो है वो साफ रह सकता है। तो महात्मा गांधी ने जो शूद्र थे उनको हरिजन नाम दिया। हरिजन मतलब भगवान का आदमी। तो बहुत ही ज़रूरी है आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने घरों की, अपने आसपास का की जो जगहें हैं उनको साफ रखिए, और ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उनको पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। महात्मा गांधी के जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं हम लोगों को मिल सकती हैं, वक्त कम है। बस मैं इतनी बात से ये बात ख़त्म करना चाहूँगी कि प्यारे बच्चों, आप लोग ढेर सारी किताबें पढ़िए, कोर्स अपना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपना होमवर्क जो है, अपना क्लास वर्क जो है वो भी ज़रूरी है, अपने परीक्षाओं में मार्क्स लाना भी बहुत ज़रूरी है। पर आपका सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ें। और महात्मा गांधी को जानने के लिए भी उनके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। देखिए, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि प्रोपागेंडा समझते हैं आप लोग, झूठ फैलाया जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे झूठ फैलाए जाते हैं, बड़े लीडर्स से लेके, फिल्म अभिनेता से लेके आम आदमी तक के जीवन को ये प्रभावित करते हैं ये झूठ, और आम आदमी जो है इसके चंगुल में बहुत आराम से फंसता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए कि हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ें, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें। आप लोग अपने टीचर्स से बात कीजिए, अपने लाइब्रेरियन से बात कीजिए, अच्छे राइटर्स को पढ़िए। और मैं आप लोगों को बड़ी इम्पोर्टेंट बात, महात्मा गांधी की मृत्यु से संबंधित कि उनकी मौत क्यों हुई, उनको क्यों मार दिया गया, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी किताबें आएंगी और उसमें उनकी मौत को जस्टिफाई किया जाएगा। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जानिए कि जो ऐसे लोग जो महात्मा गांधी की जो लाइफ की टीचिंग्स हैं वो सब तक ना पहुँचे, इसलिए उनकी मौत को भी जस्टिफाई करने आएंगे। और भगत सिंह के बहाने कि भगत सिंह को महात्मा गांधी ने क्यों नहीं बचाया, तो ये सब जानने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए। और सिर्फ एक यही तरीका है महात्मा गांधी की लाइफ टीचिंग्स को फैलाने का और उनको बढ़ावा देने का। धन्यवाद, जल्दी ही स्कूल में मिलते हैं। आप सभी ने सोत्साह इसमें भाग लिया, आप सभी के विचार हमने सुने और आशा करता हूं कि श्रोताओं को ये अवश्य पसंद आए होंगे। गांधी जी की इन शिक्षाओं से हम अगर अभी तक भी सीख नहीं ले पाए हैं तो इन विचारों को सुनने के बाद एक नए दृष्टिकोण से हम गांधी जी के सत्याग्रह को देखेंगे, हम गांधी जी के रास्ते को एक नए तरीके से देखेंगे, अभिनव क्षमता का उपयोग करते हुए गांधी जी की अमिट शिक्षाओं का मोल समझेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी को पुनः नमस्कार और धन्यवाद।